श्रोतागण नमस्कार। मैं आशुतोष शेलत सर्चियस से और आप सबका स्वागत है कलास्थली प्रांगण में। जो हम सर्चियस का एक इनिशिएटिव है, हम लोगों का एक साहस है। यहाँ पे थिएटर की गतिविधियाँ होती हैं और हर साल रंग लाटू नाम का एक थिएटर का एक फेस्टिवल, एक तरह का मेला लगता है, जिसमें हम अलग अलग ग्रुप्स को दिल्ली से, बाहर से इनवाइट करते हैं, उन लोगों का यहाँ पे स्वागत करते हैं कि वो अपना यहाँ पे आके जो है कलास्थली में आके अपने अपने नाटकों का मंचन करें। तो हर साल लगभग 15 से 20 नाटक यहाँ पे जो है उनका मंचन होता है और इस बारी इस साल के हमारे कार्यक्रम में भी लगभग 15 नाटकों का मंचन जो है वो यहाँ कलास्थली से होने वाला है और सर्चियस इसको ऑनलाइन पेश करेगा। रंग लाटू जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा आइडिया है जिसकी प्रेरणा रंग शंकरा करके बैंगलोर में एक थिएटर है, जिनका एक बाईलाइन है, एक टैगलाइन है, जो है कि 365 डेज 365 प्लेस। और हम लोगों की भी यही मंशा है कि किसी तरह से हम लोग वीकेंड्स पे, यानी कि 52 वीकेंड्स 52 प्लेस, वो किसी तरह से जो है कलास्थली से हम लोग वंचित कर सकें। इस साल जो है हमारे कार्यक्रम का प्रदर्शन ऑनलाइन होगा। तो ये थोड़ा सा कोविड को लेके हम लोगों को परेशानी है, सबको परेशानी है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा रखता हूँ कि आप सर्चियस के रंग लाटू कार्यक्रम के साथ, थिएटर फेस्टिवल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब एक अच्छे नेटवर्क एरिया में ज़रूर या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी हो। आज हम दिखाने जा रहे हैं ये नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसे मोहन राकेश जी ने लिखा। ये नाटक 3 एक्ट्स में है। पहला एक्ट हम देखने जा रहे हैं। ये गांव है कालिदास का और ये घर है अंबिका का, जो यहाँ पर अपनी सुपुत्री मलिका के साथ रहती। आषाढ़ का एक दिन, आइए देखते हैं। आषाढ़ का पहला दिन माँ, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई। और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगोई। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। सूखे वस्त्र भीतर तल पर है। तुमने पहले से ही निकाल कर रख दिए। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी। मैं जानती थी तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घेर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, फिर बूंदे पड़ने लगी। वस्त्र बदल लो, फिर आके तुम्हें सब बताती हूँ। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। अब गीले वस्त्र कहाँ डालूं माँ? यहीं रहने दो। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती।
सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया जैसे वे सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मानसल हो। मैं उसे देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वे क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती हुई मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश से बनते मिटते चित्रों का इतना मोह होता रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान में पटकती हो, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर पर दुकेली होती ही कब हूँ? तुम्हारे यहाँ रहने पर क्या मैं अकेली नहीं होती? मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, और मेरे घर पे रहने पर भी तुम अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो कि दूध हटा दिया है, शर्करा मिलाकर पी लो। नहीं, तो पहले बताओ। और भीतर जाकर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी बहुत काम है। नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना। थकी ही कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती हुई बूंदों के पुलक का अनुभव होता है। रोम अभी तक सींच रहे हैं माँ। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे ना बताओ। ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई ना कोई अनिष्ट ही होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग किस लिए आए हैं? न जाने। इस बार ये कोई अनिष्ट खबर लेके नहीं आया। उज्जैन से महाराज ने कालिदास को बुलवाया। इन्होंने ऋतु संहार पढ़ा और फिर इन्होंने बोला कि स्थानीय कवि के बदले अब इनको राजकवि बनाया जाए। यही खबर लेके जब आए तो विलोम, जो मातुल के यहाँ पर काम करते हैं कालिदास के साथ, उन्होंने सुना और फिर वो अंबिका के घर पहुँचे। घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का परिज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। तुम यहाँ क्यों आए हो विलोम? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ विलोम। तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को साह नहीं है। मैं जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। उस समय और जीवन के संबंधों को नहीं समझती। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको मेरे अंदर उसका सत्य झांकता दिखाई देता है, उससे उलझन होती है। लेकिन तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि जो मैं अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती हूँ विलोम। देख रहा हूँ तुम बहुत आर्त हो, परंतु तुम आर्त कब नहीं रही। तुम्हारा तो जीवन ही
पूरा पीड़ा का इतिहास है, पहले से कहीं पतली हो गई हो। सुना है कालिदास को उज्जैनी से निमंत्रण आया है। मैं नहीं जानती। राज्य की तरफ से उसका सम्मान होगा। वो राज्य कवि बनके उज्जैनी में रहेगा। मैं तो समझता हूँ कि उसके वहां जाने से पूर्व ही उसका और मल्लिका का परिणय हो जाना चाहिए। अन्यथा इस बारे में तुमने सोचा तो जरूर होगा। मैं इस समय कुछ नहीं सोचना चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना ही नहीं चाहती? आश्चर्य है। मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपना इस समय तुम्हारे साथ होना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने आया हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ वो मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर जाते हुए देखा है। मैं यहीं पर उसका इंतजार करूँगा। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूँ तुम कब, कहाँ और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किसी नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास हमारी वृत्ति कहाँ है? मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निस्संदेह तुम छंदों के अभ्यास पे गर्व कर सकते हो। सुना है उज्जैनी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत दुख हुआ। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही वापस लौट जाना चाहते हैं। उज्जैनी में जाके ग्राम प्रांतों को भूल तो नहीं जाओगे। सुना है वहां पे कई प्रकार के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय, अनेकों विलास भूमियां। अरे विलोम, मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देख के बहुत खुश नहीं हो, परंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। इतने समय से मुलाकात नहीं हुई। ऐसे मेरा यहाँ आना कोई आकस्मिक बात नहीं है। विलोम का कुछ भी करना आकस्मिक नहीं होता। कहीं कुछ ना करना आकस्मिक हो सकता है। ये वास्तव में प्रशंसा का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतने नजदीकी से जानते हैं। निस्संदेह मेरी प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छुपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत नजदीक पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। इस नजदीकता के आधार पे तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभवतः फिर तुमसे बात करने का मौका ही ना मिले। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे काफी दूर कर देगा। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम अभी भी वही कालिदास हो ना? अरे विलोम, क्यों कालिदास? क्या मेरा यह प्रश्न सार्थक नहीं? क्यों अंबिका? मैं इस विषय में कुछ नहीं सोचना चाहती। ठहरो अंबिका। कल तक मल्लिका और कालिदास के संबंध को लेके सारे ग्राम प्रांतर में अपवाद उठते रहा है। उसको उचित नहीं है कि कालिदास ये बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले जाना है या... कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है? परंतु संभव है कालिदास का अंतकरण उसे बाध्य करे। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घरों में ही नहीं, उनके जीवन में ही अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुमको कालिदास की यह बात कहाँ तक सार्थक प्रतीत होती है कि मैं विलोम औरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश करता हूँ? मैं कह चुकी हूँ, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहती। चल ही दी तो तुम ही बताओ कालिदास, तुम्हें तुम्हारी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं औरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश करता हूँ? चलो चल के ग्राम प्रांतर में किसी से भी पूछ लें।
तो तुम अपने अंतकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही कुछ ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे यह ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था, यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए मान ले कालिदास उज्जैनी जाने का निश्चय कर ले, तो उसमें क्या यह उचित नहीं कि तुम बता दो तुम्हें उज्जैनी अकेले जाना है या? अरे विलोम, आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ये अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरा यहाँ होने के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है विलोम? अनचाहा अतिथि फिर आधम के, तब के लिए क्षमा चाहते हुए। पुनः उदास हो गए। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। तुम एक बार फिर सोचो मलिका। प्रश्न सम्मान और राजश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वह प्रश्न मैं हूँ ना? तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर कोई रिक्तता छा लेगी और बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवकाश कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ। जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घेर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ, जाओ। तुम मेरी बात तो पूरी तरह समझ नहीं रही मलिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरितिमा है, हिरण के बच्चे हैं और पशुपाल हैं। यहाँ से दूर जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे, कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो दे सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर कहीं कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन सब अपेक्षाओं का निर्वाह करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं। मुझसे पता नहीं। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, उन सबको तुम साथ ले जाओगे। और मैं भी तुम्हारे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, पर्वत शिखर पर चली जाया करूँगी और उड़कर आते मेघों में घिर जाया करूँगी। संभवतः फिर वर्षा होगी। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे बहुत प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी।
का अर्थ है तुमसे विदा लूं। नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। नहीं मल्लिका, नहीं। मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सम्मुख खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त? देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रेरणता कविंद्र, राजनीति निशार्थ आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी, गुप्तवंश दुहिता, परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। ऋतु संहार और मेघदूत आदि की प्रेरणा तो कालिदास है, और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने यहाँ आ रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अपेक्षाएं समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रकोष्ठ में प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। तो इस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 8 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने के कारण आसन को यहीं रहने दिया जाए। अच्छी बात है, आसन को यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभ? मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा दूसरे कोने में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। तो कुंभों को भी रहने दिया जाए। ये वस्त्र वस्त्र अभी गीले हैं, इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है?
यह तो मुझे याद नहीं। यह याद है कि ऐसा प्रमाण है? हाँ हाँ, तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। तो संदिग्ध विषय होने के कारण वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। किंतु यह चूल्हा यहाँ से अवश्य हटा लेना चाहिए। अरे चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ झूठे भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को ना हटाया जाए। मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। नहीं, अभी शेष है। क्या? यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे हटा लेना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो हटा दो। अवश्य हटा लो। तो हटाते क्यों नहीं? मैं? हाँ? तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी? पहले मैंने तुमसे कहा है। परंतु चौकी देखी पहले तुमने। तो हटा दो। तुम ही हटा दो। तो रहने दो। रहने दो। अब हाँ, अब एक दृष्टि चारों ओर फिर डाल ले। हाँ, एक दृष्टि चारों ओर फिर डाले। आपका कार्य यहाँ संपन्न हो गया है। क्यों अनुस्वार? हाँ, हो गया है। हो गया है ना? क्यों अनुनासिक? हाँ हाँ, हो गया है। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। वो दृष्टि कृपया रहने दें। देवी प्रियंका मंत्री बाहर पहुंच गई हैं। देवी बाहर पहुंच गई है। चलिए। तो चलो अनुस्वार। चलो चलो। अरे विनोद, आचार्य जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तो चलो, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। क्या हुआ आचार्य जी? सब ठीक है ना? देवी प्रियंका मंजरी आ गई? देवी प्रियंका मंजरी तो आके वापस भी चली गई। सुनो, तुम मेरे जाने की प्रबंध कर दो। आपके जाने का प्रबंध? हाँ, उन्होंने मुझे अपने साथ चलने का आदेश दिया है। आप देवी के साथ जा रहे हैं? और कालिदास भी आया था क्या? कालिदास नहीं आया, देवी प्रियंका मंजरी आई थी। उन्होंने आदेश दिया है कि मेरे घर का परिसंस्कार हो और मेरा पूरा परिवार उनके साथ काश्मीर चले। काश्मीर? हाँ, तुम नहीं जानते, कालिदास कश्मीर का शासन संभालने जा रहा है। देवी भी उनके साथ जा रही है। वह जाने से पहले एक बार यहाँ आकर यहाँ का वातावरण लेना चाहते थे। यहाँ से कुछ हरिण शावक वहाँ जाएंगे, कुछ औषधियाँ वहाँ उद्यान में लगेंगी, कुछ भवनों का भवन है वहाँ निर्माण होगा और कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर शिक्षा भी दी जाएगी। परंतु ऐसा क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो, कालिदास का मन विचलित है। यहाँ का जीवन की चिंता करके आत्मविस्मृत हो जाता है और राजनीतिक कार्यों से भी उसका मन उखड़ने लगता है। बहुत शीघ्र ही धैर्य भी छोड़ देता है, जिससे समय भी जाता है और शक्ति भी। तो देवी प्रियंका मंजरी ये चाहती है कि वो एकाग्रचित होकर कश्मीर का शासन संभाले। यहाँ का वातावरण कश्मीर ले जाना चाहती है। फिर मलिका, क्या वो भी उनके साथ जा रही है? तुम तो जानते हो मलिका कितनी हठी है। उसने तो देवी के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। देवी चाहती थी वो उनके साथ कश्मीर जाए संगिनी बनकर। उन्होंने तो अंबिका को भी साथ ले जाने को कहा था।
और तो और उन्होंने उस घर के परिसंस्कार के लिए भी आदेश दिया था। यही नहीं, उन्होंने मल्लिका के परिणयन के लिए अपने अधिकारी अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रस्ताव भी दिया था, परंतु मल्लिका ने सब ठुकरा दिया। फिर अंबिका अंबिका ने क्या बोला? अंबिका अब क्या कह सकती है? तुम तो जानते हो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पूरे दिन शैया पर पड़ी रहती है। उसने बोलने का प्रयत्न किया था, पर देवी थोड़ी विलंब हो रहा था उनको, तो वो चल दी। परंतु गुरुजी, इन सब में कालिदास मल्लिका से मिलने नहीं आया। बार बार कालिदास की बात मत करो। अभी मेरे जाने का प्रबंध करो, मुझे जाना है। ठीक है, मैं चलता हूँ। कालिदास कश्मीर जाएगा, मल्लिका यहीं रहेगी। प्रतीत होता है मेरा समय आ गया। अंबिका, अंबिका, देवी मल्लिका, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो लगा था आप जगदम्बा के मंदिर होंगी। सुना है कालिदास आया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, यदि आप यहाँ हैं तो निश्चय है कालिदास भी यहीं कहीं आसपास होगा। कालिदास, कालिदास का... अरे राम राम, अरे राम राम, भारी गलती हो गई, भारी गलती हो गई। आप ये क्या कर रहे हैं? भारी गलती हो गई देवी, देख रहा हूँ कोई राजपुरुष तो नहीं है, वरना दंड दे देंगे। भारी गलती हो गई। क्या हुआ है विलोम? अरे अंबिका, तुम नहीं जानती? अब वो कालिदास नहीं रहे हैं, अब वो मात्रगुप्त हो गए हैं, किसी और के मात्रगुप्त। इससे पहले कोई मुझे देख ले और दंड दे दे, मैं यहां से चलता हूं। क्या पता मात्रगुप्त जी के या प्रियंगु मंजरी जी के दर्शन हो जाए। ठीक है, मैं चलता हूं। मात्रगुप्त जी, नहीं मल्लिका, नहीं। मल्लिका, मल्लिका, कौन है? मैं हूँ मातुल। अरे मातुल, आप इस वर्षा में? देखो, इस वर्षा ने मातुल की क्या गति की है, और इस वर्षा में बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो, मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब ये स्थिति है कि बैसाखी आगे को रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और जब पैर आगे को रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है। ये जानता कि राजप्रसाद में रहकर एक पाँव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़ कर ना जाता है। अब पीछे से उन लोगों ने मेरा घर भी ऐसा कर दिया है कि पैर कहीं जमता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो इस घर के रहते हुए भी गृहहीन हो रहा हूँ, ना बाहर रहते बनता है ना अंदर रहते। इन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन मात्र से ही मुझे वह प्रसाद स्मरण हो आता है जहाँ फिसलकर एक पैर तोड़ाया। खड़े रहने में आपको कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा
कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं। सच कहता हूँ मल्लिका, मैं आज तक नहीं जान पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे। उससे भी कष्टकर स्थिति यह थी कि जिन लोगों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने का मन होता था, वे मेरे आगे सिर झुका देते थे। मेरे आगे। बताओ, मातुल में ऐसा क्या है कि जो उसके आगे कोई सिर झुकाए? मातुल न देवी है, न देवता है, न पंडित है, न राजा। क्यों कोई झुककर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए वस्त्रों तक की वंदना करने के लिए प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने शरीर को छू कर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है या उन चिकने पत्थरों सा हो गया, जैसा मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई झुककर मेरी वंदना नहीं करता, और ना मुझे ये भ्रम होता है कि प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं या मैं उनके आगे चल रहा हूँ। बस ये वर्षा मुझसे नहीं सही कर। आपको वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? ये तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के ना रहने से घर में कोई व्यवस्था नहीं रही। जिधर देखता हूँ अराजकता दिखाई देती है। ये ठीक है कि प्रियंगु मंत्री ने तुम्हें कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। और इस घर के परिसंस्कार के लिए उसने जो कहा था, मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आपके लिए आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही है। बहुत हल्की हल्की बूंदें हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं, वस्त्र वहीं सुखाऊंगा। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना है? मैं घर में रहती हूँ, कहीं के समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है। विश्वास तो नहीं होता, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और ये भी संभव है कि जो हो वह ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहां से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और अब वो पुनः उज्जैनी चले गए हैं। नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का विश्वास है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। उसका राजधानी में कितना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीतिक जीवन और दूसरे कालिदास। आज तक मैं इन दोनों में से किसी एक की भी दूरी नहीं पहचान सका। मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और जब मैं उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो भी समझता हूँ वह सदा मिथ्या होता है। अब तुम ही निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है, कि उसने संन्यास ले लिया है या नहीं लिया है। मैं तो समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया है, तो सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह कभी सत्य नहीं होता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वो काशी गया है तो भी झूठा हूँ, नहीं गया है तो भी झूठा हूँ। यह तो ठीक है। चलो मैं चलता हूँ।
काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासनभार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा वर्तमान रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने पास से हटने नहीं दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस प्रकार सर्वथा निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। तुम जीवन को मेरी दृष्टि से क्यों नहीं देखते? जानते हो मेरे जीवन के वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं। मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुए हैं। जो भाव तुम थे वह कोई नहीं हो सका, और अभाव के कोष्ठ में न जाने कौन कौन आकृति है। जानते हो, मैंने अपना नाम होकर एक विशेषण उपराजित किया है, और अब मैं नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। व्यवसायी कहते थे, उज्जैनी में यह बात है कि तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं की साहर्ची में व्यतीत होता है, परंतु क्या तुमने वारांगना का ये रूप भी देखा है? आज तुम मुझे पहचान सकते हो? मैं आज भी उसी प्रकार पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी प्रकार ऋतु श्रृंगार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु क्या तुम मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी प्रकार छिप जाता है जैसे इंदु की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने ये सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो। उदासीन मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस प्रकार वंचित कर दोगे। वही आषाढ़ का दिन उसी प्रकार मेघ गरज रहे, वैसे ही वर्षा हो रही। वही मैं उसी घर में हूँ, परंतु फिर भी संभवतः पहचानती नहीं हो। और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूं। सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। तुम इस प्रकार जड़वत क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे ये विश्वास ही नहीं होता कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। या देख रहा हूँ तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ परिवर्तित हो गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में ही हुआ है। क्या करूं? मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये स्वप्न नहीं है। नहीं,
स्वप्न नहीं है, यह यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूं। तुम तुम बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो ना होंगे? अरे मेरे भीगने की चिंता ना करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। आज वर्षों बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वाराक्रांत रहा, परंतु इस वर्षा से जैसे थकान मिट गई है। बहुत थक गए? बहुत थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। तुम बस तुम पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सबका सब वैसा ही होगा, जो का त्यों। स्थान कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। मैंने नहीं बदला। जानता हूं कि तुमने नहीं बदला, परंतु मलिका, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह घर भी मुझे कभी अपरिचित लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ, संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना कि मेरी दृष्टि बदल गई है। तुम बहुत थके हुए हो, बैठ जाओ। तुम्हारी आंखों से लगता है तुम स्वस्थ नहीं हो। बहुत दिन इधर उधर घूमने के अनंतर यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते समय जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी के कारण से आया हूँ। आर्य मातु ने आज ही बताया था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता से मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं तो केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ कि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता रहता था, जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह मुझे यहाँ से जाकर कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप और आकार का स्मरण है। कुंभ, बाग छाल, उषा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप मैंने देखा था, वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा, मैं कभी भी यहाँ लौट कर आऊं, सब कुछ वैसा ही होगा। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कह रहे हो करते जाओ। देख तो लो कौन आया है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। कौन था है? मैंने कहा ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा के दिन में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता हो सकती है। परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे हो। मुझे लगा जैसे मैं स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है और बहुधा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था।
मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के अनंतर मैं इस प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा को बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। मैं बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः इसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि न्यूनता उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका और ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और व्यक्ति के लिए वही वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से बहुत भिन्न था। मुझे बार बार यह अनुभव होता कि मैंने सत्ता और प्रभुता के मोह से उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल क्षेत्र में मुझे रहना चाहिए था उससे हट आया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली हुई क्षितिज रेखा पर पड़ती, मुझे यह अनुभव चुभता कि मैं उस विशाल से दूर हो गया हूं। मैं अपने को सहारा देता रहा कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से अपने को दोनों क्षेत्रों में बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और प्रेरित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने अनुभव किया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल के साथ कुछ संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था यह प्रदेश, यह पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। लोक का सम्मरण नहीं हुआ, परंतु उस बार मैं यहाँ आकर सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से भी तृष्णा हुई, उनसे भी तृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु तब मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं उनसे बचना चाहता था, उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी इस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में विपरीत भाव नहीं आएगा। और मैं ये आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। ये नहीं सोचा द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध होता है।
लोग सोचते हैं मैंने उस वातावरण और जीवन में रहकर बहुत कुछ सीखा है, परंतु मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरहा विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें उज्जैनी में देखने की कल्पना की, मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप भी मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी। और मैं चाहता था कि तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस तरह से टूटा था कि वह सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ मास पूर्व ही मुझे मिल पाई हैं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? मैंने कहकर मंगवाई है। वर्ष तो वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती है। और इनके लिए द्रव? वर्ष तो वर्ष में एक प्रति मिल पाती है। द्रव्य एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता है। जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं मलिका, वे आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था कि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह कुछ जो मैं अभी तक नहीं लिख पाया, और जो वर्षों से आषाढ़ के मेघों की भांति मेरे अंतर में घुमड़ रहा है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। ये पत्र मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो तुम्हें ये भेंट दूंगी, कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यही पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि तुम्हारी रचना के लिए थे। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, तो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मलिका? इन पर तो एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। अब इन पृष्ठों पर नया कुछ क्या लिखा जा सकता है?
परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर आज से आरंभ कर सकते हैं। मलिका, ये किसके रोने का शब्द है? यह मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया बिलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया बिलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो फिर द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? ना जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी कभी अपरिचित आकृति भी परिचित जान पड़ती है और कभी कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। अब ये इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान नहीं रहा। आकृति जानी हुई है परंतु व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। शब्द भी परिचित है और स्वर भी। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझसे घृणा है? लेकिन इस तरह मेरा और तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना, हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं कि तुम और मैं अब और भी निकट हो गए हैं। क्यों अंबिका, ठीक नहीं कहता? तुम यहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलो, अब तो इस घर में आयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वो यहाँ अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो इस घर में कालिदास का आतिथ्य और स्वागत भी कर सकता है। नहीं कहोगे कि कितनी आकस्मिक बात है। तब भी मुझसे यही मुलाकात हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो, ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी मुलाकात यही होती। तुमने अभी तक कालिदास के आतिथ्य का आयोजन नहीं किया। वर्षों के अनंतर एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य न हो। तुम्हें पता है कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है? एक हरिण शावक इस घर में भी है। तो तुमने मलिका की बच्ची को भी नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टवक क्या कहता है? कहता है तो तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टवक क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पे विश्वास नहीं होता। मैं तो इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके उसकी बात कहाँ तक सच है। क्या सच में बच्चे की आकृति विलोम से मिलती है या माता? चलो देखोगे? आओ आओ, चलो आओ। यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाओ चला जाओ इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही। सुना था शासन में बहुत बल होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ होती है। मैं कह रहा हूं इस समय यहाँ से चले जाओ। क्योंकि तुम लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं।
लेकिन समय निर्दयी नहीं है। उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वो धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पे रुका नहीं रहा। उसने औरों को अधिकार दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण से भी तृष्णा होती है, क्योंकि तुम अपने को वहां नहीं देख पाते जहां देखना चाहते हो। तुम चाहते हो इस समय मैं यहां से चला जाऊं। मैं चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, इसलिए कि आज तुम यहां एक अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। मलिका, देखना आतिथ्य में कोई न्यूनता ना रहे। वर्षों के अनंतर एक अतिथि घर में आया है, जाने फिर कभी आया नहीं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही एक दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और समय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। और भी तो कुछ सोच रहे हो? और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वैसा ही है। पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग वही है। वायु में वही नमी है। वातावरण की ध्वनियां वैसी ही हैं। और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है। वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे कि तुम फिर आज से आराम करना चाहते हो। हाँ, मैंने कहा था मैं आज से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता।